दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज की वीडियो हम बना रहे हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि का मानकीकरण और देवनागरी लिपि का विकास, ये दो वीडियो हम देवनागरी लिपि को लेकर के पूर्व में बना चुके हैं। अब इसकी विशेषताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हिंदी भाषा और साहित्य की सभी तरह की वीडियो आप आसानी से देख सकें और जिस भी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे आप लाभान्वित हो सकें। देवनागरी लिपि भारत की एक प्रमुख लिपि है जो संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त होती है। संसार की कोई भी लिपि पूर्णतः उपयुक्त नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रत्येक लिपि में जहाँ कुछ विशेषताएं होती हैं वहीं कुछ दोष भी विद्यमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसी लिपि को वैज्ञानिक लिपि या फिर श्रेष्ठ लिपि कहा जा सकता है जिसमें गुण अधिक हों और दोष न्यून। दरअसल संभावनाएं हर किसी में छिपी हुई रहती हैं, इसलिए देवनागरी लिपि में भी अनेक विशेषताओं के बावजूद भी कुछ खामियां हैं। अन्य लिपियों में भी बहुत सारी शुद्धता के बावजूद भी कुछ अशुद्धता है, कुछ कमियां हैं। धीरे धीरे उन कमियों को सुधार करने की कोशिश जारी है और धीरे धीरे जो सुधार हुए हैं, जो गुण हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश जारी है। तो यहाँ हम देवनागरी लिपि के गुण और दोषों का विवेचन अंग्रेजी की रोमन लिपि और उर्दू की फारसी लिपि की तुलना करके करेंगे और इस प्रकार देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की परीक्षा करेंगे। गुण का मतलब है विशेषताएं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये निम्न है। इन विशेषताओं के आधार पर देवनागरी लिपि की प्रमुखता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी विशिष्टता को परखा जा सकता है और ये सब चीज़ें उसमें मौजूद हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। साथ ही स्वर और व्यंजन वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किए गए हैं। इस लिपि में मूलतः 14 स्वर, 35 व्यंजन और 3 संयुक्ताक्षर अर्थात कुल 52 वर्ण हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर किया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दें कि आप 14 जो स्वर हैं या 35 व्यंजन आप हिंदी में देखेंगे तो यह नहीं है। दरअसल ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं हो रही है, ये देवनागरी लिपि की बात हो रही है, संस्कृत वगैरह में भी, तो उन सबको मिलाकर के बात है यहाँ पर, ताकि हम विस्तार से इसको पूर्व में भी समझा चुके हैं और एक वर्णमाला वाली वीडियो में भी हम समझा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर किया गया है। इस विभाजन के कारण एक और तो वर्णों को शुद्ध रूप में उच्चारित किया जा सकता है तथा दूसरी ओर सुव्यवस्थित क्रम होने से उन्हें स्मरण रखने में भी सुविधा रहती है। रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन परस्पर मिले हुए हैं, किंतु देवनागरी में पहले स्वर ध्वनियाँ हैं, फिर व्यंजन ध्वनियों को क्रमबद्ध किया गया है। ये क्रमबद्धता देवनागरी लिपि में है, अर्थात पहले स्वर हैं तो उसके बाद व्यंजन है, जबकि अन्य लिपियों में इस तरह की सुविधा नहीं है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह, ये इसकी दूसरी विशेषता है। देवनागरी लिपि की यह अन्यतम विशेषता है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए केवल एक चिन्ह है, जबकि रोमन लिपि और फारसी लिपि में एक ध्वनि के लिए कई कई विकल्प हैं और इस तरह के विकल्प होने के कारण दुविधा होती है, असमंजस की स्थिति पैदा होती है, अस्पष्टता होती है। अतः वहाँ लिखने में भिन्नता आ सकती है, पर देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द की केवल एक ही वर्तनी हो सकती है। उदाहरण के लिए देवनागरी की क ध्वनि रोमन लिपि में कई तरह से लिखी जा सकती है।
देवनागरी लिपि में तो कै की तरह लिखा जाएगा और उसी की तरह उच्चारित किया जाएगा, लेकिन रोमन में आप उदाहरण सहित समझे, जैसे कैट, CAT। अब यहाँ पर आपने देखा कि कै के लिए सी है। वहीं एक दूसरा उदाहरण देखें कि किंग, KING, यहाँ पर कै के लिए के का प्रयोग किया गया है। क्वीन, QUEEN, यहाँ पर कै के लिए क्यू का प्रयोग किया गया है। केमिस्ट्री, CHEMISTRY, यहाँ पर कै के लिए CH का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक कै के लिए रोमन में अनेक तरह से प्रयोग किया जा रहा है वह वर्ण, जबकि देवनागरी लिपि में कै के लिए सिर्फ कै ही उच्चारित होता है और कै ही ध्वनित होता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फारसी या अन्य लिपियों में भी देवनागरी की तरह की सुविधा नहीं है। देवनागरी की जय ध्वनि को व्यक्त करने के लिए 4 विकल्प हैं फारसी में, जैसे कि जे, ज्वाद, जोय, जाल। स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि रोमन और फारसी लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, श्रेष्ठ है, बेहतर है। अपरिवर्तनीय उच्चारण अगली विशेषता है। देवनागरी लिपि के वर्ण चाहे जहाँ प्रयुक्त हों, उनका उच्चारण अपरिवर्तित रहता है, जबकि रोमन लिपि में एक वर्ण एक शब्द में जिस रूप में उच्चारित होता है, दूसरे शब्द में उस रूप में उच्चारित नहीं होता और उसका उच्चारण परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप ये समझें कि BUT, बट। अब बट में यू का जो उच्चारण है वो क्या है, ए है, बट ए हो रहा है यू का उच्चारण, जबकि PUT, पुट में यू का उच्चारण उ हो रहा है। तो वर्ण वही है लेकिन उसका उच्चारण बदल गया, जैसे ही शब्द परिवर्तित हुआ है। जबकि देवनागरी लिपि में यदि कहीं पर उ है तो वो किसी भी शब्द में आए उ ही रहेगा उसका उच्चारण। इसी प्रकार सिटी में सी का उच्चारण स है और केमल में सी का उच्चारण कै है। तो इस प्रकार से इसमें ये अस्पष्टता है उच्चारण की। उच्चारण और लेखन में एक रूपता देवनागरी लिपि की अगली विशेषता है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसे देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता माना गया है। रोमन लिपि में यह विशेषता नहीं है, वहाँ उच्चारण और लेखन में भिन्नता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए देखें नॉलेज। अब नॉलेज में KNW का उच्चारण नहीं हो रहा है, जबकि ये वर्ण लिखे जा रहे हैं उसके बावजूद भी। एक और उदाहरण देखें नाइफ। नाइफ में के लिखा तो हो जाता है पर बोला नहीं जाता। और एक और उदाहरण देखें साइकोलॉजी, इसके अंदर तो P अनुच्चरित ही है। तो ये बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं रोमन में जिनको साइलेंट वर्ड कहते हैं। तो इस तरह का देवनागरी लिपि में कोई प्रावधान नहीं है। देवनागरी लिपि में इस प्रकार के साइलेंट वर्ण नहीं है। इस प्रकार इस लिपि में ध्वन्यात्मक सामंजस्य है, अर्थात जो ध्वनित हो रहा है वही उच्चरित हो रहा है, वही लिखा जा रहा है, तथा उच्चारण और लेखन में एक रूपता होने से यह वैज्ञानिक लिपि कही जा सकती है। वर्णात्मक लिपि। देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है, ध्वन्यात्मक नहीं, क्योंकि इसके सभी वर्ण उच्चारण के अनुरूप हैं। रोमन लिपि और फारसी लिपि में यह गुण नहीं है। देवनागरी लिपि में जय ध्वनि को अंकित करने के लिए जय वर्ण का प्रयोग होगा, किंतु रोमन लिपि में जय ध्वनि को अंकित करने के लिए रे या रे लिखा जाएगा। इसी प्रकार फारसी में इसे दा से लिखा जाएगा, अर्थात अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग वर्ण हैं उसके लिए। अगली विशेषता है समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि में किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली समग्र ध्वनियों को अंकित किया जा सकता है। रोमन लिपि इस दृष्टि से सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों न, ण, ज्ञ, य को व्यक्त करने के लिए केवल न से ही काम चलाया जाता है, यानी कि जहाँ पर इस तरह की ध्वनि आती है वह सिर्फ न एक वर्ण लिख करके काम चल सकता है, जबकि देवनागरी लिपि में हर वर्ण के लिए जहाँ पर न की आवश्यकता है वह न है, ज्ञ की आवश्यकता है वह ज्ञ लगाया जाएगा। सब जानते हैं कि न और ण तथा ज्ञ और ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं, किंतु अंग्रेजी की रोमन लिपि में इनके अंतर को व्यक्त करने के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह नहीं है। स्पष्ट है कि हम रोमन लिपि से केवल काम चला सकते हैं, किंतु हिंदी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को ठीक ठीक नहीं लिख सकते।
रोमन लिपि में महाप्राण व्यंजन भी स्वतंत्र रूप से अलग वर्ण के रूप में नहीं है, केवल एच लगाकर व्यंजन को महाप्राण बना दिया जाता है, जो अधिक उचित नहीं है। अपनी क्षमता के कारण आज देवनागरी लिपि समस्त भारतीय भाषाओं की लिपि बनने में समर्थ है। देवनागरी में उपलब्ध इस गुण को संपूर्णता भी कहा जा गया है। अपनी इस संपूर्णता के कारण यह वैज्ञानिक लिपि कही जा सकती है। अगली विशेषता है गत्यात्मक लिपि। देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि यह अत्यंत व्यावहारिक एवं गत्यात्मक है। आवश्यकता अनुसार इसने अनेक नए लिपि चिन्हों को भी अंगीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए फारसी लिपि की जो ध्वनियाँ हिंदी में व्यवहृत होती हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि के कई वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर उच्चारणगत विशिष्टता को व्यक्त किया जाता है, जिसे फारसी में नुक्ता कहते हैं, उसको स्वीकार कर लिया है। तो देवनागरी लिपि में ये लचीलापन ही विशेषता है कि जो अच्छा हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि वो प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तो देवनागरी लिपि की ये विशेषता है, वो सार सार यानी कि जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लेती है, और जो थोथा है, जो व्यर्थ है, उसे छोड़ देती है। और इसीलिए इसमें जो वैज्ञानिकता है, जो विशिष्टता है, वो बरकरार है कि जब जब विद्वानों को, विशिष्ट व्यक्तियों को, इसके लेखन जानकार लोगों को ये लगा कि इस लिपि में ये कुछ कमियां हैं, तो इसको हटा दिया जाए, और ये कुछ विशेषता है दूसरी जगह पर उनको ग्रहण कर लिया जाए, ताकि इस लिपि में और अधिक स्पष्टता, वैज्ञानिकता और विशेषता आ सके। तो देवनागरी लिपि ने ये स्वीकार कर लिए, जिन्हें नुक्ता कहते हैं फारसी में, जैसे कि कै, खे, गे, जय, फे, इन्हीं वर्णों के नीचे नुक्ता लगता है। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों में व्यवहृत होने वाली ध्वनि ओ को भी देवनागरी लिपि में एक वर्ण के रूप में कहीं कहीं आ गई है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार देवनागरी लिपि स्थिर एवं अपरिवर्तनीय लिपि न होकर गत्यात्मक लिपि है, यानी कि वह गमन करती रहती है, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दूसरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें स्वीकार करती रहती है। सरल, कलात्मक एवं सुंदर लिपि। देवनागरी लिपि रोमन और फारसी लिपि की तुलना में सरल, कलात्मक एवं सुंदर भी है। रोमन लिपि में जहाँ वर्णमाला के 4 प्रारूप हैं, लिखने के कैपिटल अक्षर, छापे के कैपिटल अक्षर, लिखने के छोटे अक्षर तथा छापे के छोटे अक्षर, जहाँ छोटी बड़ी अंग्रेजी हम बोलते हैं उस तरह से, वहीं देवनागरी लिपि में अक्षर केवल एक ही तरह से लिखे जाते हैं। फारसी लिपि लिखने में बड़ी कठिन है। देवनागरी लिपि उस तरह से कोई छोटा बड़ा वाला सिस्टम नहीं है, उसका एक ही तरह का सिस्टम है, फॉर्मूला है। कम खर्चीली लिपि। लिपि की एक विशेषता यह भी मानी गई है कि वह कम खर्चीली होनी चाहिए, अर्थात कम स्थान घेरती हो तथा मुद्रण, टाइप आदि में अधिक खर्चीली न हो। देवनागरी लिपि संयुक्त अक्षरों एवं मात्राओं के कारण कम स्थान घेरती है, अतः रोमन लिपि या फारसी लिपि की तुलना में कम खर्चीली होती है। जैसे कि थोथा शब्द लिखना है, तो देवनागरी लिपि में आप थोथा लिखेंगे, यानी कि एक तरह से 4 वर्ण अधिकतम इसमें काम में आ गए। लेकिन आप रोमन में देखेंगे तो THOTHA, इस तरह से 6 वर्ण लिखे जा रहे हैं। चंद्रिका लिखेंगे तो देवनागरी लिपि में देखिए आप, और इस तरफ रोमन लिपि में देखिए, रोमन लिपि में अधिक वर्णों का प्रयोग करना पड़ रहा है। विद्यालय या स्कूल लिखेंगे आप तो SCHLL वही 6 वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं, और इसमें आप स्वर और व्यंजन सब मिला करके यदि देखें तो सिर्फ 5 वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इस तरह से कम खर्चीली है। अगली है स्पष्टता। देवनागरी लिपि में पर्याप्त स्पष्टता है। इसमें एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम होने की बहुत कम गुंजाइश है, किंतु फारसी लिपि में यह दोष बहुत है, एक नुक्ता होने या न होने से खुदा से जुदा हो जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन लिपि में भी बहुत अक्षरों में शीघ्रता से लिखने व पारस्परिक भ्रम होने की संभावना हो जाती है। जैसे कि ई और सी अक्सर एक जैसे दिखाई देते हैं, कई बार थोड़ा सा भी अगर ये सही नहीं हुआ तो समानता प्रकट होती है, और क्यू में एक जैसी समानता दिखती है, जे और आई में, इसी तरह से एम और एन में। तो ये स्पष्टता इसमें कई बार नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं है। नियमबद्धता। देवनागरी लिपि में जो नियमबद्धता है वह संभवतः संसार की किसी अन्य लिपि में नहीं है।
इसमें प्रत्येक वर्ण अपने निश्चित स्थान पर क्यों है, इसका उत्तर दिया जा सकता है। वाग् यंत्र को ध्यान में रखकर तथा उच्चारण स्थान में रखकर इसके स्वरों एवं व्यंजनों का स्थान निर्धारित किया गया है। रोमन लिपि के संबंध में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अर्थात जैसे कि ए के बाद आ क्यों आया है, या जय कै के बाद ख क्यों आया है, तो ये एक क्रमबद्धता जो है, ये एक निर्धारित किए हुए वर्णों का निश्चित स्थान है। इसके पीछे तर्क है देवनागरी लिपि में कि इसके बाद ये क्यों आया, जबकि रोमन में ऐसा कोई तर्क नहीं है। जैसे कि रोमन में ए के बाद बी क्यों आती है, ये वर्ण क्यों आया है, ये कोई तर्क शब्द नहीं है। लेकिन अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है कि कै के बाद ख और ख के बाद ग और ग के बाद घ, यह क्रम क्यों आता है, तो ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अतः ये एक स्थान पर संयोजित की गई हैं, इसलिए इनकी क्रमबद्धता एक जगह रखी गई है। अतः ये एक स्थान पर संयोजित की गई है। देवनागरी लिपि के व्यंजन वर्णों का क्रम इस प्रकार है, इसे और समझ लें। कै ख ग घ कंठ, च छ ज झ ताल्व, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तै थ द ध न या न होना था दंत, पे फे बे भे में औष्ठ, ये रे ले वे अंतस्थ, श श स है उष्म। देवनागरी लिपि में व्यंजन संयोग के नियम भी प्राय सुनिश्चित हैं, अतः इनमें वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में वे सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं जो एक वैज्ञानिक लिपि में होनी चाहिए। उसी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है जिसमें गुण अधिक हों और दोष न्यूनतम हो। यद्यपि दुनिया की कोई भी लिपि ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई दोष ही न हो, अर्थात खामियां, कमियां, त्रुटियां तो होती हैं और इसीलिए उसमें सुधार की गुंजाइश मौजूद रहती है। तथापि वैज्ञानिक लिपि के लिए कम से कम दोषों वाली लिपि को ही मान्यता मिलेगी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं अधिक हैं, दोष कम हैं, अतः इसे वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है। संसार की सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि प्रयुक्त हो सकती है, उसको काम में लिया जा सकता है। लेकिन देवनागरी लिपि में भी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो विशेषताओं के साथ साथ हम कुछ दोष भी इसके जान लेते हैं ताकि ये भी हमें पता हो दोष क्या है। दूसरा ये भी है, देवनागरी लिपि के दोष से संबंधित भी कई बार प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप समझ लीजिए। देवनागरी लिपि में जहाँ अनेक विशेषताएं हैं वहीं कुछ अभाव भी हैं, कमियां हैं। इनका विवरण निम्नवत है। देवनागरी लिपि में कुछ चिन्हों में एक रूपता नहीं है, जैसे कि रे का संयोग 4 रूपों में होता है। इन शब्दों को आप देखें, धर्म, क्रम, पृथ्वी, प्रेम। अब इसमें चारों में रे है, लेकिन रे का रूप बदल गया, अलग अलग तरह से प्रयुक्त होता है, तो ये एक रूपता कुछ विशेष वर्णों में नहीं है। इसमें दुविधा, एक दोष, एक कमी है। कुछ अक्षर अभी भी 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, ए, प्रे, ण, ले, ढ़, झ आदि। ये हम पहले भी बता चुके हैं। विशेष रूप से कुछ वर्ण ऐसे हैं जो बदल के लिखे जाते हैं, पहले अलग लिखे जाते थे, अब भी अक्सर कई लोग लिख देते हैं, तो वो स्वीकार नहीं है, असुविधा है उसमें भी। मात्राओं का कोई व्यवस्थित नियम नहीं है, कोई मात्रा ऊपर लगती है तो कोई पीछे लगती है। हालांकि उसके पीछे तर्क है, लेकिन कहने का मतलब चारों तरफ मात्राएं लगती हैं, इसके ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तो इसलिए उसमें थोड़ी अस्पष्टता कई बार लगती है। साम्य मूलक वर्णों के कारण इसे पढ़ने समझने में कभी कभी परेशानी हो जाती है, यानी कि जो एक समान दिखाई देते हों। इस प्रकार के साम्य मूलक वर्ण हैं जैसे कि वे, बै, मैं, भय, घ, ध। ये एक जैसे वर्ण लगने के कारण असुविधा हो जाती है किसी किसी कभी कभी। देवनागरी में कहीं कहीं क्रमानुसारिता का गुण भी नहीं है, जैसे कि पिता शब्द में सबसे पहले ई ध्वनि लिखी गई है, फिर पै ध्वनि अंकित की गई है, जबकि उच्चारण में ई पै के बाद बोली जाती है। अब इसमें देखने में ऐसा है कि ई ध्वनि पूर्व में है लेकिन वो बाद में उच्चारित होती है, तो ये एक असुविधा कई बार लगती है। शिरोरेखा के कारण इस लिपि को शीघ्रता से लिखने में कठिनाई या अनुभव होता है। संभवतः इसीलिए बहुत से लोग लिखने में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। देवनागरी लिपि का एक तरह से श्रृंगार है कि उसके ऊपर लाइन खींची जाती है। दूसरा, उसके वर्ण
ठीक से एक सही आकार ले सकें, इसलिए ज़रूरी है। तो कई बार ये आलस के कारण या दूसरे लोग नहीं लिखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये भी एक कमी है उस तरह से। व्यंजन संयोग में कहीं कहीं अनियमितता है, जैसे कि प्रेम में पे पूरा लिखा गया है और रे आधा, जबकि वास्तव में पे आधा होना चाहिए और रे पूरा होना चाहिए। ये एक दिक्कत है, लेकिन ये निर्धारित कर दिया वर्णों के सुंदर लगने के लिए शब्द को किस तरह से अलग जगह पर लिखा जाए, इसलिए। टाइपिंग और मुद्रण यानी कि टंकन जब लिखना हो तो हेतु इस कारण से रोमन लिपि देवनागरी लिपि से अधिक सुगम और सरल है, जबकि ये थोड़ी सी कठिन लगती है और आसान भी नहीं है। उसमें वर्णों की मात्रा बहुत सीमित है, 26 वर्ण है कुल रोमन लिपि में। जैसे उदाहरण के लिए इसमें आपको 52 वर्ण सीखने पड़ते हैं टाइप के लिए, और उसके बाद भी कई वर्ण ऐसे हैं जो सीधे सीधे टाइप नहीं हो पाते हैं। तो ये सब दुविधाएं, ये सब दिक्कतें थोड़ी सी हैं, उसमें दोष हैं। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि को और अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता है। उसके अभावों को दूर करके उपयोगी एवं व्यावहारिक सुझाव देने की आज भी ज़रूरत है, तभी इस लिपि को पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकेगा। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं और उसके कुछ दोष। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो निश्चित रूप से आपकी समझ में आई होगी, आपके लिए लाभप्रद होगी, ऐसी हमें आशा है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, और आप लिख करके भी हमें बता सकते हैं किस तरह की लगी वीडियो आपको। यदि देवनागरी लिपि की विशेषताएं या दोष को लेकर के, यानी कि इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई विशेष तैयारी के लिए विशेष वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उस सिलसिले में वीडियो बनाएं। बाकी हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया।